आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे। देवभूमि की शांति या पत्थर मार क्रांति। केदारनाथ उपचुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया है। दरअसल उत्तरकाशी में हिंदू जन आक्रोश महारैली के दौरान बवाल हो गया। इस महारैली में बड़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। उत्तरकाशी में बनी एक मस्जिद के खिलाफ ये जन आक्रोश महारैली निकाली गई। इस दौरान धार्मिक स्थल से कुछ दूर पहले भटवाड़ी में पुलिस ने रैली को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान आक्रोशित लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। इस बीच भीड़ में शामिल उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। पथराव में 29 लोग घायल हुए हैं। इनमें स्वामी दर्शन भारती, 9 पुलिसकर्मी और एक बच्चा भी शामिल है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। वहीं उत्तरकाशी में हुए लाठीचार्ज और पथराव के विरोध में पूरा उत्तरकाशी बाजार बंद है। केदारनाथ उपचुनाव से पहले हुए इस बवाल पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी लाभ लेने के लिए सरकार शांतिप्रिय प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रही है। वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड की दामी सरकार दंगाई से निपटने के लिए कड़े कानून बना चुकी है। इसके तहत सरकार ने दंगारोधी कानून को लागू कर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। बावजूद इसके राज्य में दंगा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल यह है कि उत्तरकाशी हिंसा का जिम्मेदार कौन है। इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड की शांत वादियों में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव बिगड़ गया है। उत्तरकाशी में बने एक मस्जिद को लेकर मचे बवाल के बाद उत्तरकाशी में तनाव बढ़ गया है। बता दें कि उत्तरकाशी में हिंदू जन आक्रोश महारैली के दौरान उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना में 29 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 9 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। वहीं घटना के बाद से इस क्षेत्र में तनाव का माहौल है। आक्रोशित व्यापारियों ने आज पूरे उत्तरकाशी के बाजार को बंद रखा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी ऐसा है ना, तो ये पत्थरबाजी होती है। डीएम साहब को समय दिया गया था। डीएम साहब थोड़ा सुन लो कि यहाँ लोग इतने इकट्ठा हो रखे हैं, इनकी बात सुन लीजिए। तो कहीं न कहीं डीएम साहब का मैं कहूँगा अकड़पन था या बालकपन था, वो आए नहीं या मतलब क्या था वो डीएम साहब जवाब देंगे इस बात का। उसके बाद जो होता है जैसे पुलिस में धक्का मुक्की होती है, पुलिस के और नौजवानों के बीच में थोड़ा सा आपसी संघर्ष बढ़ा, धक्का मुक्की। ये का बताइए, पुलिस लाठीचार्ज करती है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जैसे कुछ लोग ऊपर ताक में बैठे हुए थे कि हम पथराव करेंगे। और निश्चित बात है, अगर मुझे मेरे साथ में मेरे कुछ लोग ना होते, जिसमें कि 3 छोटे लोग हैं, 1 2 4 लोग जिन्होंने मुझे बचाया, वो मुझे मार देते। ये स्थिति थी। ऊपर से रोड से नहीं, ऊपर से। तो कौन लोग थे साहब ऊपर? काशी में हमारे सनातनियों के साथ शांतिपूर्ण जुलूस जो निकाल रहे थे, उनके ऊपर जो पथराव हुआ विधर्मियों के द्वारा, शांतवादियों में जो है इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और शासन प्रशासन यानी पुलिस नाकामी, पुलिस ने हमारे सनातनियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, लेकिन उन लोगों के पीछे नहीं दौड़ी जिन लोगों ने था। उन लोगों को अब तक अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये पुलिस की नाकामी कहूँगा या साजिश कहूँगा कि पथराव करवाया गया हमारे सनातनियों के ऊपर। कल उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था। तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसपे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहां से तितर बितर करना पड़ा। इसमें हमारे पुलिसकर्मी जो घायल, 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इसमें प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह, निरीक्षक आशुतोष सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक दिलमोहन सिंह, उप निरीक्षक कोमल रावत, उप निरीक्षक विनोद पवार, उप निरीक्षक दीपक रावत, कांस्टेबल अनिल कुमार और कांस्टेबल सरदार सिंह। आपको बता दें कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच उत्तरकाशी की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस घटना को पुलिस की नाकामी बताया है। वहीं इस मामले में राज्य में सियासत गर्मा गई है।
कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी लाभ के लिए सरकार के इशारों पर यह बवाल हुआ है। वहीं भाजपा का कहना है कि बाहरी प्रदेशों के लोगों के द्वारा राज्य का माहौल खराब किया जा रहा है। हाँ, उत्तरकाशी घटना मैंने सोशल मीडिया पर उसको पढ़ा है और इस तरह की घटनाएं न हो, मैं हमेशा कहता रहता हूँ पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। ये पुलिस की नाकामयाबी को साबित करता है, जैसा उत्तरकाशी में कल हुआ, लाठीचार्ज भी कल हुआ है। गलत हुआ है। उत्तरकाशी जैसी जगहों पर अगर इस तरह की नौबत आ रही है तो क्यों आ रही है, किसकी विफलता है, ये सोचना चाहिए। देखिए, जो उत्तरकाशी घटना है उस पर कानून अपना काम कर रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि चाहे दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इस संदर्भ में जिस प्रकार से पिछले बहुत लंबे समय से हमारे प्रदेश की जो डेमोग्राफी है उसको एक बाकायदा षड्यंत्र के तहत कुछ लोग उसको परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं और पहाड़ों में जिस प्रकार से लड़कियों को छेड़ने के मामले हों या अपनी पहचान छुपाकर लड़कियों को भगाने का काम कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र के तहत किया जा रहा हो, उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में एक जनाक्रोश है और उस जनाक्रोश के कारण कहीं न कहीं ये घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश को सांप्रदायिक आग में झोंकना चाहती है। उत्तरकाशी की घटना निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो सरकार का दायित्व बनता है उसको रोके और सरकार को रोकना भी चाहिए। और 10 साल से ये सरकार है, 8 साल पूरे करने जा रही है सरकार, 10 साल से केंद्र में किया। अगर 10 साल में कोई गलत काम हुआ तो क्यों नहीं सरकार ने रोका? अगर पहले भी कोई गलत काम हुआ तो आते ही इन्होंने रोकने का काम क्यों नहीं किया? गंगोत्री का द्वार है और यमुनोत्री का भी द्वार है, 2 बड़े धाम हैं उस इलाके में हमारे। और निश्चित रूप से जिस तरीके की हरकत हो रही है, पुरोला में हरकत की, आज उत्तरकाशी में की, जानबूझकर इस तरीके की हरकत हो रही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। एक और जहां सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी हिंसा के बाद उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सवाल ये है कि आखिर ये पत्थरबाज कौन है? आखिर कौन उत्तराखंड की शांतवादियों में जहर घोल रहा है? आखिर क्यों पुलिस प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में नाकाम हो रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जहां तो इन घटनाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से उत्तरकाशी में सांप्रदायिक हिंसा हुई और उसके बाद पथराव हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जो कि चिंता का विषय है क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड शांत है और वहां पर इस तरीके की घटनाएं होना आम बात नहीं है। और अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर प्रशासन इस तरीके का दोहरा रवैया क्यों अपना रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद सवाल खड़े किए हैं कि ये प्रशासन की विफलता है, प्रशासन की नाकामी है कि वहां पर व्यवस्थाओं को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। कई सवाल इस हिंसा को लेकर खड़े हो रहे हैं। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि आखिर इस तरीके की हिंसा क्यों हो रही है। और हालांकि विपक्ष का ऐसा मानना है कि केदारनाथ उपचुनाव है, ऐसे में सत्ता पक्ष जो है वो इस तरीके की हिंसा करवा रहा है ताकि आगे चुनावी लाभ लिया जा सके। इसका कितना चुनावी लाभ मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरीके की हिंसा हो कैसे रही है राज्य में और इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरीके से लगातार इस तरीके की हिंसा हो रही है और आए दिन हम इसी खबरों पर बातचीत कर रहे हैं और ये इस पर रोक कब लगेगी, इस पर सरकार का क्या एक्शन होगा, किस तरीके की इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कदम उठाती है, ये देखना होगा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शांति प्रसाद जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव गिरी महाराज धर्माचार्य हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, शोभन सिंह राणा अध्यक्ष होटल एसोसिएशन यमुना घाटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं
हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शांति प्रसाद जी आपसे करूंगी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम इस हिंसा को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ हम ये पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनके पीछे कौन है। फिर विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही? यासी जी, सबसे पहले मैं जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते उत्तरकाशी सहित संपूर्ण उत्तराखंड की जनता से विनम्र आग्रह कर रहा हूं, एक अपील, कृपा करके कोई भी कानून को अपने हाथ में न लें। हम विधि के शासन में रहते हैं, हम संविधान को मानते हैं, संविधान सम्मत काम करें। कोई भी कानून को अपने हाथ में न लें, किसी भी उपद्रवी के साथ खड़े ना हो, बल्कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो न्यायिक प्रक्रिया से अपनी बात को रखे, कानून को हाथ में न ले। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। दूसरी तरफ जो लोग घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी हैं, आम नागरिक हैं, वो जल्दी स्वस्थ हों, ये मेरी भगवान बद्री विशाल से और माँ यमुना गंगा से प्रार्थना है कि उनको शीघ्र स्वस्थ करें। यसी जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जब दूध होता है और दूध की रखवाली अगर बिल्ली को दे दी जाए तो उससे क्या आप उम्मीद करेंगे? वो तो दूध को ही पी जाएगी। उत्तराखंड की महान जनता ने दूध की रखवाली, इस प्रदेश की रखवाली बिल्ली नुमा भाजपा को दे दी है। अब वो भाजपा कर क्या रही है? किसकी सरकार है? गृह मंत्रालय राज्य में और केंद्र में किसके हाथों में है? कानून व्यवस्था कहाँ है? पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने दंगा विरोधी कानून ला दिया है, उस कानून में अमुक अमुक प्राविधान है। क्या होगा उन प्राविधानों का? और जब आपको पता है, जब सरकार कह रही है, डीएम कह रहे हैं कि ये जो मस्जिद का विवाद है वो मस्जिद वैध है, तो जब वो वैध मस्जिद है तो हमारे पास भारत का संविधान है ना, हमारे पास हमारा भाग 3 मूलाधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसके भाग 12 से 35 तक में हमको फंडामेंटल राइट अधिकार प्राप्त हैं, जिसके अनुच्छेद 25 में ही हमको धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है। यहाँ हिंदू भी रह सकता है, मुस्लिम भी रह सकता है, सिख भी रह सकता है, ईसाई भी रह सकता है। तो फिर ये अचानक से कहीं थूक विवाद जिहाद, कहीं लैंड जिहाद, ये सारे नए नए जिहाद के शब्द कौन उत्पन्न कर रहा है? और किसकी प्रदेश में सरकार है? पिछले 7 सालों से किसकी सरकार है? केंद्र में पिछले 10 सालों से किसकी सरकार है? क्यों ये सब हो रहा है? किसकी नाक के नीचे हो रहा है? अभी तक सरकार नहीं, अगर ये बाहर के लोग आकर सांप्रदायिक हिंसा को भड़का रहे हैं, शांति प्रसाद जी, क्यों अनुमति? शांति प्रसाद जी, अगर बाहर से लोग आकर इस हिंसा को भड़का रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ये अभी 2-4 दिन में आकर बस गए हैं। इसके लिए तो फिर आप भी उतना ही दोषी है ना कि आखिर ये लोग कहाँ से आए? यसी जी, हम दोषी नहीं है। अगर वो मस्जिद, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कोई मस्जिद हो, कोई मंदिर हो, कोई किसी का निजी घर हो, अगर वो अवैध है तो सरकार करनी चाहिए, लेकिन अगर वैध है तो सरकार को वो भी देखना चाहिए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हमारी गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने की किसी को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। कानून व्यवस्था को खराब करने की किसी को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। यही तो मैं पूछ रहा हूं, सरकार ने अब तक उत्तरकाशी, पुरोला, इन सब घटनाओं पर क्या कार्रवाई की है? किनके खिलाफ कार्रवाई है? कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं? कौन कौन लोग उसमें थे? ये सब बातें होंगी ना। किन किन जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी थी? खुफिया तंत्र क्यों फेल्योर हुआ सरकार का? मैं तो कह रहा हूं ना, इस सरकार के हाथों से कानून व्यवस्था निकल चुकी है। इस सरकार ने जानबूझकर ये आग लगाई है ताकि केदारनाथ जी का चुनाव वो जीत सके, क्योंकि बद्रीनाथ जी का चुनाव वो हार चुके हैं, मंगलौर का चुनाव हार चुके हैं, अयोध्या जी का, फैजाबाद का चुनाव वो हारे हैं। अब अगर उनको चिंता है कहीं केदारनाथ जी का चुनाव भी हम हार ना जाएं, इसलिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये गलत बात है। सभ्य समाज में जब हम रूल ऑफ लॉ में हैं, हम विधि के शासन में, क्यों नहीं विधि के शासन की मूल भावना की कद्र होती है? चले, ये कद्र करे। ठीक है, वापस आते हैं, धर्माचार्य जी का रुख कर लेते हैं। केशव गिरी महाराज जी, जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है पिछले काफी दिनों से, हम देख रहे हैं हालात ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो हालात और खराब हो जाएंगे। जी यशी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार करना चाहूँगा कि ऐसे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता की आवाज़ जो दबी हुई है उसको बाहर लाने के लिए, जागरूक करने के लिए समाज को, जनता को
देश को जागरूक करने के लिए ऐसे पहलू आप जनता के सामने लाते रहते हैं। और कल का जो माहौल जो उत्तरकाशी का था, मैं साक्षी हूँ, और दर्शन भारती जी भी वहां पे साक्षी, वो भी थे साथ में, हम लोग साथी थे। जो हमने कश्मीर जैसा हमने जो माहौल उत्तरकाशी में देखा है, बहुत दुखद था। ये प्रशासन की तानाशाही थी। हम ने 5 घंटे, कभी हम दफ्तर में बुला रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और इतनी धूप में बैठ करके ओम नमः शिवाय का हमने जाप किया है। आप देख सकते हैं, वीडियो वहां पे वायरल हुए थे। और हमने हनुमान चालीसा बैठ करके, वहां इतनी धूप में बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ी थी। तो प्रशासन कभी कहता है कि 15 मिनट का और समय दो, आधे घंटे का समय दो, 1 घंटे का समय दो, लेकिन उनकी तानाशाही, और उन्होंने आखिर को वहां पर नहीं जाने दिया। अगर वो तानाशाही नहीं दिखाते, कभी भी हमारे सनातनी ऐसे उग्र नहीं होते हैं, कभी भी ऐसा खून खराबा नहीं होता है। लेकिन जब सोए हुए शेर को जगाया जाएगा और उसको छेड़ा जाएगा और उस पर वार किया जाएगा, तो ये अच्छा नहीं है। सनातनी कब तक सोते रहेंगे? इसीलिए 5 घंटे बहुत होते हैं। राजा रामचंद्र जी ने भी 3 दिन तक समुद्र से विनय किया था। और तो शांति का सबसे पहले पाठ हमारा सनातन शांति का पाठ देता है। और तो हम 5 घंटे तक बैठे रहे, और अगर हमें सीधा जाने दिया जाता, अगर जुलूस को सीधा जाने दिया जाता, तो वहां पर कोई भी ऐसा उग्र आंदोलन नहीं होना था, और जा करके हम डीएम दफ्तर में जाके हम एक सेकेंड, ज्ञापन देते। आप ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन ने चूंकि बैरिकेडिंग लगाकर आपको रोका और उसके बाद पथराव होना शुरू हुआ? बैरिकेडिंग, हाँ, प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाया हुआ था, और वहां पे जब आगे नहीं जाने दिया जा रहा था, और हम निवेदन कर रहे थे कि हमें शांतिपूर्ण ढंग से आगे जाने दिया जाए, और हम कंडार देवता का दर्शन करेंगे और वहीं से ज्ञापन सौंपेंगे और अपना रैली को समाप्त कर देंगे शांति से। लेकिन वहां पर प्रशासन ने, और जब हम आगे बढ़ने लगे तो प्रशासन ने लाठी चार्ज कर दी थी, और जो बहुत बुरी तरह से माताओं को तक लाठी डंडे लगे हैं। माताएं बहुत जख्मी भी हो गई थी, और 5-10 माताएं तो ऐसे बुरी तरह से वहां गिर गई थी, और उठना बहुत मुश्किल हो गया था। जनता सवाल में ये है कि पथराव किसने किया? पथराव कहां से शुरू हुआ? पथराव ऊपर से हुआ है। मेरा नाम हम तो तो प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस हूँ, यूकेडी नहीं। हाँ, शांति प्रसाद भट्ट जी, माफी चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं भाई शांति प्रसाद जी। एक्चुअली आज शांति प्रसाद जी और आप दोनों ही सेम हैं, इसलिए ठीक है। हाँ, कंटिन्यू करिए केशव जी, जरा बताइए पथराव कहां से हुआ? ये पथराव कहां से शुरू हुआ जिसके बाद प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा ना? पथराव ऊपर से हुआ है, और ये हम हिंदू लोगों के, ये हमारे जो सनातनी थे जो जुलूस, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, न सड़क पे कोई पत्थर थे। पत्थर ऊपर से आए थे, एकदम 100-200 पत्थर अचानक आ जाना। ये वीडियो में आप देख रहे हैं, बहुत बुरी तरह से भगदड़ मची, और सब पूरा जो हमारा जत्था था वो तितर बितर हो गया। और तो ये बहुत दुखद था। और फिर प्रशासन ने लाठी चार्ज की थी बहुत बुरी तरह से। तो आपस में जब ये गर्मा गर्मी बढ़ गई थी, तो आपस में ये सब हुआ, और ज्यादा, और पुलिस प्रशासन को अभी जख्मी हुए हैं, और हमारे सनातनी भाई भी, हमारे स्वामी दर्शन भारती भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे। और हमारे और भी सनातनी भाई हैं बहुत, जिसके पैर में बहुत फ्रैक्चर हुआ है, किसी के हाथ में बहुत फ्रैक्चर हुआ है, किसी का मांस फट गया है लाठी डंडे से। तो ये प्रशासन की नाकामी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और उत्तराखंड की शांतवादियों में, और हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर हमारी देवभूमि है, हम दूसरे इनके गैर समुदाय के यहाँ इनके मस्जिद में हम पैर नहीं रख सकते हैं। तो इनको किसने हक दिया है? ये प्रशासन है, इनको कैसे हक दे सकता है कि हमारी माँ गंगा को अपवित्र करें, हमारे देवताओं को अपवित्र करें, हमारे काशी विश्वनाथ को अपवित्र करें, और हमारे चारों धामों को ही अपवित्र करें? वहां पर जाते हैं और ये वहां पर घोड़ा खच्चर लेके जाते हैं, वहां पर दुकान का काम करते हैं, ये होटल खोलते हैं, वहां पर ये चाय की दुकान खोलते हैं, और वहां हिंदुओं का नाम, देवताओं का नाम रख करके, और वहां पर थूक थूक करके हम लोगों को पिलाते हैं। तो ये हिंदू समाज, हमारा सनातन कब तक बर्दाश्त करेगा? हम इनके केशव गिरी महाराज जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। शोभन सिंह राणा, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन यमुना घाटी से, उनका भी फटाफट रुक कर लेते हैं। शोभन सिंह राणा जी, सबसे पहले तो ये जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, ये जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है, और जिस तरीके का वक्तव्य भी धर्माचार्य जी ने रखा, और कल बंद का आह्वान भी किया गया था, व्यापार मंडल ने किया, कल बंद का आह्वान किया गया था। ये हमारा जो
जी बोलिए। हेलो। शोभन सिंह जी अपनी बात को पूरा करिए, आपकी आवाज आ रही है। जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आपको आ रही है आवाज। सबसे पहले तो डिबेट में बैठे सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। हम जो यहाँ हमारा वहां पे जो मकसद था रैली में, हमारा मकसद ये नहीं था कि हम कानून को अपने हाथ में लें। सभी सनातनी बड़े प्यार से रैली में, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से हम कहें तोड़ फोड़, इन चीजों का किसी के इसमें बिल्कुल नहीं था। और सारे लोग प्यार से जय श्री राम के नारे लगाते हुए कलेक्टेड, जहां से काशी विश्वनाथ जी को का रास्ता जाता है, वहां पे पहुंचे और वहां पे प्रशासन द्वारा बैरिकेटिंग कर रखी थी और वहां में रोक दिया गया। तो 3-4 घंटे से हमारे साथ हमारे मेन श्री केशवगिरी महाराज जी भी थे, दर्शन भारती जी भी थे, सभी लोग जितने भी सनातनी थे, जैसे वहां रोका सारे लोग वहां रुक गए। किसी ने धक्का मुक्की इस प्रकार का कोई, यार सबके जितने भी हमारे वरिष्ठ हमारे साथ दर्शन भारती केशवगिरी महाराज जी, सभी को जितने हमारे सनातनी, उनको ये अवगत कराया जा रहा था शांतिपूर्ण ढंग से ये रैली निकाली जाएगी। और जो प्रशासन से जो स्वीकृति ली गई है, अनुमति ली गई है, तो वहां पे हमें रोक दिया गया, जबकि हमने जाना था कड़देव के आशीर्वाद लेने के बाद वापस जहां से जुलूस शुरू हुआ वहां पे सभी ने जाना था। लेकिन जो रोका गया वहां पे, फिर भी हमारे जितने सनातनी थे, युवा थे, हम सभी लोग थे, हमारा मकसद कानून को हाथ में लेना नहीं था। हम सबने वहां पे हनुमान चालीस का गुणगान किया। सभी लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से 3-3, 4-4, 5-5 घंटे वहां बैठे रहे। और प्रशासन अभी बोले थोड़ी देर में वार्ता हो रही है, अभी यहां से अनुमति मिल जाएगी। सारे लोग, डीएम साहब ने, हमारे जो मुख्य जैसे स्वामी दर्शन भारती जी थे, हमारे केशवगिरी महाराज थे, लखपत भाई साहब थे, भंडारी जी, ऐसे मुख्य लोग को बुलाया गया कि चलो वार्ता कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है। हमने तो ये निवेदन किया था जिलाधिकारी महोदय जी को कि आए और बीच में हमारे साथ, सबके साथ बैठ के हमें कुछ मार्गदर्शन दे। और हम जो इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, जनता जो चिल्ला रही है कि आखिर हमें क्यों रोका गया, जैसे ही ठीक 3:30 पौने 4 बजे के लगभग जो है अचानक ऊपर से एक साथ सैकड़ों पत्थरबाजी हो रही है। तो क्या ये कौन सा ये है? हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे। हम रोड पे बैठे थे और प्रभु श्री राम या नारेबाजी कर रहे थे, जय श्री राम। कोई ऐसा, हम जो जितने भी जिहादी हैं उनके लिए कोई गलत शब्द का प्रयोग कोई नहीं कर रहा था। लेकिन खेद का विषय यह है कि हमें जो अनुमति दी गई थी वहां से क्यों नहीं जाने दिया गया। ये प्रशासन की कमियां थी और उसकी वजह से कल ये जो खून खराबा हुआ है, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको चोटें आई है, हमारे जो सनातनी भाई हैं उनको चोटें आई हैं, हमारी माताएं बहनें थी उनको चोटें आए हैं। इनकी इसका जो ये इस प्रकार का अत्याचार किया गया, उसकी हम जितने भी सनातनी भाई हैं उसकी घोर निंदा करते हैं। ठीक है अरुण जी, आपका रुख करेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं उत्तरकाशी में हुई हिंसा को लेकर। जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर केदारनाथ पे उपचुनाव होने की वजह से ही इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम किया जा रहा है सत्ता पक्ष द्वारा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए अरुण शर्मा जी का रुख लेते हैं। अरुण जी, इस तरीके की देवभूमि तो हमारी ना थी, और जिस तरीके के हाल अब देखने को उत्तराखंड में मिल रहे हैं, या जिस तरीके का माहौल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत सवाल खड़े कर रहा है। और जिस तरीके से विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है कि ये सांप्रदायिक माहौल सिर्फ इसलिए बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि केदारनाथ का उपचुनाव जीता जा सके। साथ ही साथ अभी जैसा कि केशवगिरी महाराज जी ने कहा या शोभन सिंह राणा जी ने कहा, प्रशासन का एक बड़ा फेलियर जो है वो नजर आया। यशी कल भी हम चर्चा कर रहे थे जी, और उससे पहले भी लगातार पहले अतिक्रमण पे हमने करी, कल इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे।
और निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड जैसी भूमि में इस तरह की घटनाएं किसी भी हालत में अच्छी नहीं की जा सकती। देखिए, ये वास्तव में अगर वहां पथराव हुआ तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है, और इसको समझना पड़ेगा कि जब वहां 2 महीने से आंदोलन चल रहा था और 2 महीने से लगातार आंदोलन के बाद एक तारीख निश्चित थी कि इस तारीख को वहां रैली निकलेगी, तो निश्चित तौर पर प्रशासन को पहले से पूरे एहतियातन कदम उठाने चाहिए थे जी। और जब बार बार ये कहा जा रहा था कि मिलने का टाइम देना है, तो वो टाइम क्यों नहीं दिया गया? उन लोगों से जो प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करनी थी वो क्यों नहीं की गई? और उसके बीच में अचानक लाठीचार्ज होना, पथराव होना, निश्चित तौर पर यह देवभूमि के लिए अच्छा संकेत नहीं। और मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि कुछ सालों से जो देवभूमि की डेमोग्राफी है वो चेंज हो गई है। हमारे यहाँ पीढ़ियों से जो मुसलमान रह रहे हैं उनसे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो रह रहे हैं, वो उसी संस्कृति में घुल मिल गए हैं, वो बहुत अच्छी पहाड़ी बोलते हैं। हमारे यहाँ कई जगह वो माला, फूल, प्रसाद बेचते हैं, पीढ़ियों से है, उनसे किसी को नहीं है। लेकिन कुछ सालों से जो उत्तर प्रदेश से सीमा से लगे हुए जिलों से अचानक बाढ़ सी आ गई है जिन लोगों की, उनकी वजह से कहीं ये थूक जिहाद, कहीं लव जिहाद, और आप ये बताइए पहचान छुपाकर फेसबुक आईडी बनाना, उसके बाद लड़कियां भगा के ले जाना और तमाम तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है, निश्चित तौर पर ये इस देवभूमि के लिए कलंक। अब उस कलंक को मिटाने के लिए हो सकता है ये रैली निकाली गई हो और कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व जताने का भी मंशा रही होगी उस इलाके के लोगों की कि कहीं वो इन बढ़ते हुए जो आबादी है इसको रोक सके, कि हम विरोध कर सकते हैं। देखिए, श्रीनगर में, पुरोला में, विकास नगर में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में तमाम घटनाएं सामने आई जिसपे समय समय पर चर्चाएं भी होती रही है। लेकिन उन चर्चाओं के बाद निष्कर्ष क्या निकला ये समझ नहीं आया। अगर हम बात करें इन्हीं चीजों को लेकर, मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता जो लागू होने जा रही है वो उसको लागू करने की बात सरकार ने की और उसी की वजह से मुझे लगता है कि ये एक दबाव की राजनीति भी है। अब आप देखिए, अगर उत्तरकाशी आज भी बंद है, कल भी बंद था, अब ये आग कितने दिनों तक सुलगेगी कह नहीं सकते। और इस टाइम हमारा जो यात्रा है, हमारी जो आर्थिक की रीढ़ है आर्थिकी की, आप देखिए 4 धाम यात्रा इस टाइम वो पीक पर है क्योंकि पट बंद होने वाले हैं। भैया दूज पर गंगोत्री, यमुनोत्री वगैरह के पट बंद हो जाएंगे, केदारनाथ के पट बंद हो जाएंगे और उसके बाद नवंबर एंड में हम बद्रीनाथ के भी पट बंद हो जाएंगे। तो इस टाइम पीक पर यात्रा चल रही है, कहीं ना कहीं ये उस यात्रा को डिस्टर्ब करने की साजिश भी है। ये पथराव होना, और उन पथराव किन लोगों ने किया, ये ठीक है कि ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये बोल रहे हैं कि पथराव ऊपर से हुआ, तो जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर इस पूरी घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। आखिर वो पथराव हुआ कहां, किस घटना ने पुलिस को लाठीचार्ज करने पर मजबूर कर दिया? बच सकते थे इस घटना से, लाठीचार्ज से बच सकते थे, क्योंकि हर रैली में कहीं ना कहीं पुलिस से रोज ही नोकझोंक होती है, लेकिन उस नोकझोंक का मतलब ये नहीं होता कि वो लाठीचार्ज हो। कल यहां देहरादून में भी तांडव रैली थी यूकेडी की, उसमें भी नोकझोंक हुई, लेकिन ये नहीं हुआ कि वहां लाठीचार्ज हो गया हो। लेकिन उत्तरकाशी जैसे सीमांत जनपद में, संवेदनशील जनपद में इस तरह की घटना होना निश्चित तौर पर सभी के लिए चिंता की बात है और इस तरह की घटनाओं से बचना होगा, प्रशासन को भी और वहां के नागरिकों को भी। जी ऐसी अरुण जी, एक सवाल और है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं, प्रशासन के फेलियर का उन्होंने जिक्र किया है और कई चीजें ऐसी हुई इस हिंसा में जिस पर जांच होनी चाहिए, जिसमें एक पथराव बड़ी चीज है कि जो लगातार धर्माचार्य जी ने भी कहा और यहाँ पर अभी जो होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा कि पथराव अचानक से कैसे हो गया।
बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया, नहीं रोका जाता तो वो शांति से जा रहे थे। जिलाधिकारी जी को जब बुलाया जा रहा था तो वो क्यों नहीं आ रहे थे? ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष इन तमाम मुद्दों को जोड़कर जो कड़ी बना रहा है वो भी कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है फिर तो। बिल्कुल, देखिए यशी, वास्तव में जिस तरह की घटना हुई और अचानक हुई, प्री प्लान नहीं था। क्योंकि एक रैलियां निकलती है, अक्सर निकलती है। मैंने उदाहरण दिया, कल तांडव रैली यूकेडी की देहरादून में भी निकली। देहरादून तो राजधानी है और वहां भी नोकझोंक हुई बैरिकेडिंग को लेकर, क्योंकि वो मुख्यमंत्री आवास जाना चाह रहे थे और कोई प्रशासन कभी आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री आवास तक नहीं भेजता। उसी तरह ये अगर डीएम से मिलने जा रहे थे तो उसमें दिक्कत क्या? ज्यादा से ज्यादा ये होता कि बाकी लोगों को रोक लिया जाता। डीएम ये कहते कि 5 जने, 7 जने, 10 जने, 11 जने आ जाओ, मिलके बात कर लो। तो मुझे लगता है कि ये सारी स्थिति संभल जाती, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और अब इसके जो दुष्परिणाम होंगे आगे, ये घातक है। वो ये हमारे सांप्रदायिक माहौल जो सालों साल से लोग रह रहे हैं उनको, उनके लिए भी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। जो सालों साल से मुस्लिम परिवार यहाँ रह रहे हैं, यहाँ जिनके रोटी बेटी के संबंध है, वो भी, उनके लिए भी दिक्कतें हो गई है। और इसके साथ साथ एक दिक्कत और बढ़ी है, जो हमारे उत्तराखंडी पूरे भारत में जगह जगह रह रहे हैं, उनके लिए भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। अगर त्रिवेंद्र भाई ने इस बात को बोला है तो बहुत सोच समझ के बोला होगा। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जो वहां के डीएम है वो पिछली सरकार में त्रिवेंद्र रावत के सेकंड लेफ्टिनेंट होते थे, मेहरबान सिंह बिष्ट। तो अगर वो प्रशासन का फेलियर बता रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बोल रहे होंगे। जी ऐसी सिंह जी अनम्यूट कीजिएगा। मुझे आप लोगों के संज्ञान में ये भी डालना था कि जब पहले ही हमने अनुमति ली थी और जो रूट हमने बताया था उसकी अनुमति दी गई थी, तो हमें वहां पे क्यों रोका गया बैरिकेड से प्रशासन द्वारा? और वहां पे रोक के क्या ये पहले से, या कोई भी जिन्होंने पथराव किया, क्या इन्होंने पहले से इस चीज का पहले जो है तैयारी कर रखी थी? जो एक ही साथ जो है सैकड़ों पत्थर एक ही बार आ रहे हैं, सारे लोग निहत्थे सारे खड़े हैं नीचे, किसी के पास कोई किसी बचाव के लिए कोई चीज नहीं है, कोई उसके अगल बगल में कोई मकान नहीं है, जो एकदम से ऊपर से जो है गोली की तरह पत्थर आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है प्रशासन से कि उसकी अनुमति न देके, उसकी अनुमति नहीं देनी थी। जो हमने जुलूस का, जहां से हमारा रैली निकलना था, हम अपने ही घर में रैली निकाल रहे हैं और वह अपने घर में ही पत्थर पड़ रहे हैं हमारे ऊपर। ये तो ये कहीं ना कहीं तो जो है प्रशासन की नाकामी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं एज ए होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष, क्योंकि 4 धाम यात्रा का प्रथम पड़ाव यमुनोत्री धाम है, उसके बाद गंगोत्री धाम है। और यहाँ पे व्यापार के बहाने जो इस प्रकार के जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये लोग व्यापार के बहाने कोई नई चीजों को, वारदात को अंजाम देना। और यहाँ पे वो भी नहीं है कि जो है हमारा जो हिंदू का पहनावा है, हमने कई बार पकड़ा है लोगों को, वो माथे पे तिलक लगाना, हाथों पे कलवा बांधना और भगवा कलर पहनना, नाम चेंज करना, ये इन चीजों का आप अगर आ रहे हैं साफ दिल से तो क्यों नहीं अपना आप नाम, अरे ये सारा जो छल कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? और फिर हमारे यहाँ पे जो भोले भाले हमारे गांव के लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, और हमारा जो धाम है यमुनोत्री धाम, वहां तक पहुंचना किसके बहाने? व्यापार के बहाने। वहां पे आगे घोड़े खच्चर है, वहां पे घोड़े खच्चरों के साथ काम करना और हमारे मेन मंदिर तक पहुंचना और उस मेन मंदिर को दूषित करना, ये इन लोगों की सबसे बड़ी सोच है। और इस पे एकदम अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ये देवभूमि है, इसको देवभूमि रहने दीजिए। चाहे वो यमुनोत्री है, चाहे गंगोत्री है, चाहे बाबा केदार है, चाहे भगवान बद्री विशाल है। तो इन चीजों पे, सभी चीजों बारीकी से जो है इसका संज्ञान लिया जाए। और जो उत्तरकाशी में ये पत्थरबाजी हुई है, ये कितने की है, कैसे हुई है और क्यों हुई है? इसका मतलब हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है। जब अपने घर में सुरक्षित नहीं है
तो हम शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करें प्लीज, क्योंकि अभी यात्रा अभी जैसे कि हमारे महोदय ने बताया है कि यात्रा पीक टाइम पे है, और वास्तव में अभी यात्रा का आपको पता ही है कि 3 तारीख नवंबर को भैया दूज के दिन माँ यमुना, माँ गंगा और बाबा केदार के कपाट बंद होंगे, और 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। तो ये जो पीक टाइम है, ये यात्रा कहने के लिए तो 6 महीने है, लेकिन ओवरऑल यात्रा 2 महीने चलती है, और 2 महीने में जितने भी 4 धाम में जितने भी बसिंदे हैं, सबकी लाइफ लाइन 4 धाम यात्रा है, और उसको इस प्रकार बाधित किया जाएगा तो उन लोगों को भी एक दिन रोड पे निकलना पड़ेगा। तो प्लीज इस चीज का, और प्लस जो कल की वारदात हुई है उसका तुरंत संज्ञान लिया जाए। धन्यवाद। केशव गिरी महाराज जी, फिलहाल क्या चाहते हैं, अब किस तरीके से इस पर आगे सरकार को एक्शन लेना चाहिए या प्रशासन को किस तरीके से काम करना चाहिए? जी यशी जी, मैं कहना चाहूंगा कि अभी इनकी आबादी जो है, इनकी संख्या जो होगी 20% के आसपास होगी अभी, और उस समय जो अभी जो कल की जो घटना हुई है, पूरे सनातनियों को और पूरी देवभूमि को, और देवभूमि ने पूरे भारत को इस घटना ने झकझोर दिया है, हिला दिया है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर ये 30-40% हुए, अगर एक दिन ये 50% हो जाएंगे, अगर ऐसे ही प्रशासन का रवैया रहा तो यदि हम कुछ करते हैं, जिहाद के खिलाफ बोल देते हैं, ये खुलेआम जिहाद कर रहे हैं, हर नाबालिग लड़कियों को फंसा रहे हैं। अभी बड़कोट की एक घटना हुई थी, 6 साल की लड़की को इन्होंने जिहाद के मामले में फंसाया और उसको छेड़छाड़ कर रहे थे। 6 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है। और यदि हम सनातनी कुछ बोलते हैं तो प्रशासन हमारे हाथ बांध लेता है। तो कितना दुर्भाग्य है इस देश का, इस उत्तराखंड का। क्या कहना चाहेंगे, अगर ये 30 से 40% हुए, 50% हो गए, तो हम लोगों का तो जीना मुश्किल हो जाएगा, और ये जो हमारे जो 4 धाम है वो तो पूरी तरह से प्रतिबंध हो जाएगा, और जगह जगह नगर नगर में इनकी मस्जिदें ही होंगी और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मंत्रों की ध्वनि सुनाई नहीं देगी, काशी विश्वनाथ से रुद्राभिषेक की ध्वनि सुनाई नहीं देगी सिर्फ, और यहाँ पर इनके जो इनकी नमाज पढ़ी जाती है उसकी ध्वनि सुनाई देगी पूरे उत्तराखंड में। अगर ऐसा ही प्रशासन का रवैया रहा तो कल की जो घटना हुई है उससे मन बहुत दुखी है, पूरा संत समाज इसका विरोध करता है। ठीक है अरुण शर्मा जी, अभी कल जब हम बातचीत कर रहे थे तो हम लगातार बात कर रहे थे कि भू कानून मूल निवास 1950 ये बहुत अहम हो गया है उत्तराखंड राज्य के लिए और उसकी बेहतरी के लिए। नहीं तो आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही हाल रहे तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, और आए दिन हमें इस पर बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अब क्रिएट किया जा रहा है या हो रहा है, ये छवि भी खराब कर रहा है बाहर के जो सैलानी आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है। देखिए यशी, पुराणों में 2 ही काशी का वर्णन, एक बनारस को काशी कहते हैं और दूसरा उत्तर की काशी, उत्तर दिशा की उत्तर काशी। दोनों जगह भगवान विश्वनाथ के मंदिर है और उन्हीं की पूजा होती है। और वो इसलिए भी पवित्र माना जाता है कि वो गंगा किनारे बसे हुए तीर्थ है, क्योंकि गंगा शिव जी की जटा से निकली थी और वो ये जो दोनों काशी हैं वो गंगा के तट पर है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जगह है और पूरी दुनिया में इसका एक विशेष महत्व है। और उस जगह पर अगर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये उस पीड़ा को भी परिलक्षित करती है, जो पीड़ा जो हमारी जमीन के कानून या हम ये कहें मूल निवास से जुड़ी हुई है, उसको भी परिलक्षित। वो जो गुस्सा है, वो जो हम कल बात कर रहे थे, उससे पहले भी डिबेट में हमने बात करी कि ये गुस्सा धीरे धीरे उन रैलियों में आ रहा है सामने, जो रैलियां भू कानून की मांग और मूल निवास की मांग को लेकर जगह जगह निकल रही। और वो रैलियां वास्तव में उत्तराखंड आंदोलन के बाद बहुत लंबे समय बाद ऐतिहासिक रैलियां हो रही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कल यूकेडी की तांडव रैली में इतनी भीड़ होगी, लेकिन क्योंकि वो मुद्दा वही था
मूल निवास और भू कानून का, तो उनकी उसमें भी बहुत सारे संगठन के लोग आ गए उस रैली में। और उसी तरह जैसे ऋषिकेश में रैली हुई या उसके अलावा पहले देहरादून में ही हुई, वो रैलियां भी कहीं ना कहीं उस गुस्से को परिलक्षित करती हैं। और उस गुस्से को अगर हमने थामा नहीं, अगर उस गुस्से को ध्यान में रखकर हमने शीघ्र निर्णय नहीं लिए, सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, मैंने कल भी कहा था, उत्तर पूर्व के राज्यों जैसी विस्फोटक स्थिति इस उत्तराखंड में पैदा हो जाएगी। क्योंकि देखिए, चिंगारी से ही आग लगती है। अब ये चिंगारी को समझ लेना चाहिए, सरकार को, शासन को, प्रशासन को, इनको समझ लेना चाहिए कि ये चिंगारी सुलग गई है। अब अगर आपने जल्दी से जल्दी डिसीजन नहीं लिया, निर्णय नहीं लिया, क्योंकि जब से ये भू कानून और मूल निवास पर रैलियों की बात हुई है या आंदोलनों की बात हुई है, उसके बाद से अगर हम देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं कि सरकार शीघ्र बहुत कड़ा भू कानून बनाने जा रही है, मूल निवास पे भी निर्णय लेने जा रही है। आज भी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की प्रेस विज्ञप्ति आ रखी थी कि सरकार जल्दी इस पे निर्णय लेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लगता है कि ये मामला विस्फोटक हो रहा है, ये मामला अब हाथ से निकलता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह उत्तराखंड आंदोलन में केवल लक्ष्य राज्य था, उसी तरह इस आंदोलन में भी लक्ष्य कानून है। अपने लिए कानून, अपनी जमीन को बचाने के लिए कानून, अपनी पहचान को दिखाने के लिए कानून, वही है इस मामले में भी मुद्दा। तो कहीं ना कहीं ये जो चिंगारी है, ये धीरे धीरे आग का रूप ले रही है। अब या तो उस आग को रोका जाए, बुझाया जाए, वो तभी संभव है जब ये कानून बनेंगे और इस तरह के एलिमेंट्स को जो पहचान छुपा के यहाँ रह रहे हैं, वो उनको बाहर निकाला जाएगा। मैं आपको मजेदार बात बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले मेरे घर के दरवाजे पे एक भगवा वेशधारी भीख मांगने आया। तो मैंने ऐसे ही पूछा, भाई कहाँ के रहने वाले हो? कहने लगा, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। तो मैंने कहा अपना आधार कार्ड दिखाओ। उसने आधार कार्ड नहीं दिखाओ, अब भागने लग गया। वो तो मोहल्ले के लड़कों ने जब उसे पकड़ा, और हमारे घर की भोली भाली माताएं बहनें ऐसे लोगों की झोली में कुछ ना कुछ डाल देती है। आप देखिए, जब पकड़ा तो उसका नाम था मोहम्मद यूसुफ। जब उसके पास से वो डॉक्यूमेंट निकले, तो अब अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, मांगने वाला भी बिजनौर या सहारनपुर से इस प्रदेश में आएगा। अब आप देख लीजिए, शनिदान मांगने आते हैं, वो पहचान नहीं बताते आपको अपनी, लेकिन घर घर में उन्होंने लाउड स्पीकर रिक्शे में लगा रखा है, उसी में घूम रहे हैं, शनिदान, महादान, महाकल्याण। अब ये जो पहचान छिपाने की मुद्दा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझना पड़ेगा। ऐसी कौन सी दिक्कत है जो पहचान छिपानी पड़ रही है? और अगर आप पहचान छिपा रहे हैं अपनी, तो कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है, आप कुछ गलत करने जा रहे हैं। तो इन सब चीजों से निपटना पड़ेगा और सरकार को इस दिशा में बहुत तेजी से कुछ काम करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल अरुण जी, लेकिन चूंकि बहुत जरूरी हो गया है ये समझना, आपने बहुत अच्छे तरीके से स्थिति स्पष्ट की। एक सवाल मेरा और आपसे है, ये जो मस्जिद का मामला है, अवैध है कि वैध है, अभी इसी पे अटके हुए हैं। और लगातार अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जब उसे वैध बोल दिया गया है तो विरोध किस बात का? यशी अभी थोड़े दिन पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, शायद दोनों जो पैनल में बैठे हैं, व्यापार सभा के अध्यक्ष भी और महंत जी भी, इनको याद होगा कि बाकायदा डीएम ने वहां के जो जिला सूचना अधिकारी है उनके जरिए एक विज्ञप्ति निकाली थी कि ये मस्जिद वैध है। हाँ। ये बाकायदा निकली थी, मेरे पास भी वो विज्ञप्ति आई थी और बाकायदा मैंने उस पर एक स्टोरी बनाई थी। तो इसलिए जब डीएम का ये कहना है कि वो मस्जिद वैध है, तो आंदोलन दूसरी तरफ है, उसको बात करके ये बात इन लोगों को, इनके नेतृत्व को समझानी चाहिए थी कि भाई मेरे पास ये कागज है, इस हिसाब से ये जमीन भी मस्जिद की है और ये मस्जिद भी वैध है, क्योंकि ये हाल फिलहाल नहीं बनाई गई, ये पहले से बनी हुई है। तो ये चीजें स्पष्ट करनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति ना आती जो कल आई है। हाँ। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं पूरा गंभीरता से इसे नहीं लिया, जिसकी वजह से ये स्थिति आई। केशव गिरी महाराज जी, जब मस्जिद वैध है तो फिर क्यों बवाल? जी यसी जी, ऐसा है, मस्जिद रजिस्टर्ड नहीं है, वो किसी की थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा किसी का टुकड़ा
किसी के नाम से है, लेकिन मस्जिद के लिए अब जैसे मैंने किसी को जगह किसी ने रजिस्ट्री करी, थोड़ी सी जगह ली और उस पर कोई बहुत बड़ा, उसके लिए तो जैसे मंदिर अगर कोई है तो उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, मंदिर के नाम से वो रजिस्टर्ड होगा। इसीलिए थोड़ी सी जगह अगर किसी के मजार के लिए दे दी गई है तो वो मस्जिद के रूप में प्रशासन ने कैसे परिणित कर दिया, ये सवाल उठता है। तो ये कहां से मस्जिद का नाम आ गया? वो तो थोड़ी सी जगह थी एक, लेकिन मस्जिद कोई रजिस्टर्ड थी ही नहीं, तो ये मस्जिद का इतनी जल्दी में ये सब कैसे आए, ये सवाल उठाता है समाज के लिए। इसका जवाब तो आपको जिलाधिकारी जी ने पहले बताया। उन्होंने बताया कि मस्जिद वैध है, ये मस्जिद पहले से बनी हुई थी, अभी नहीं बनाई गई हाल फिलहाल में। मस्जिद रजिस्टर्ड नहीं है, वो थोड़ी सी टुकड़ी किसी के नाम जरूर है, लेकिन मस्जिद के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और न मस्जिद कोई सरकारी वैध के रूप में दी गई है। ठीक है, शोभन सिंह राणा जी, फिलहाल क्या प्रशासन से, क्या शासन से मांग है? अंतिम प्रतिक्रिया आपके लेती हूँ मैं फटाफट। अनम्यूट कीजिएगा। शोभन जी अनम्यूट कीजिए। शोभन जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। सॉरी, आपका कहना है कि प्रशासन से आपकी क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो प्रशासन से हमारी ये दरखास्त है कि जो कल हमारे सनातनी भाइयों, माता बहनों और जैसे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और पथराव किया गया है, इसकी तो तुरंत जांच होनी चाहिए कि कौन थे, क्या थे, ये जिहादी थे या कौन थे। जो हम कुछ नहीं कर रहे थे, एक रैली निकाल रहे थे अपने हक के लिए, अपने क्षेत्र के भलाई के लिए, और जो मस्जिद वहां पे वो वैध नहीं है, वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे वो जमीन है, ना कि मस्जिद के नाम पे कि हाँ मस्जिद बनाई जा रही है। और इसका हमने आज बड़कोट में महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से एक ज्ञापन भेजा है उप जिलाधिकारी महोदय बड़कोट के द्वारा। चलिए, सरकार इस पर देखिए क्या एक्शन लेती है ये देखना होगा, और प्रशासन किस तरीके से इस पर जवाबदेही तय करता है ये भी देखना होगा। आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए सभी का। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की बात लगातार कही जा रही है, या केदारनाथ पे उपचुनाव है उससे जोड़कर इसको देखा जा रहा है, लेकिन स्थिति काफी विकट उत्तराखंड में जो है वो नजर आ रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल